किसे हम प्रमाण कहें और क्या प्रमाण है कि प्रमाण प्रमाणिक है। भारतवर्ष के प्राचीन सभ्यता पर गर्व करने वाले आप सभी का महाभारत एक खोज के इस महायज्ञ में एक बार फिर से स्वागत है। आप हमें सुन रहे हैं। ये आपके हमारे प्राचीन सभ्यता और महाभारत के प्रति रुचि और लगाव का प्रमाण है। हमारे चैनल अथवा पॉडकास्ट से जुड़ना इस बात का भी प्रमाण है कि आप भी भ्रमित करने वाले अतार्किक और संदर्भहीन व्याख्याओं और उनके द्वारा उत्पन्न भ्रम के बीच सत्य तलाश रहे हैं, और जो इस श्रृंखला का परम उद्देश्य और संकल्प है। मैं विवेक दत्त मिश्रा, महाभारत पर आधारित अमेजन नंबर 1 बेस्टसेलर उपन्यास द कर्स गॉड का लेखक और इस श्रृंखला का सूत्रधार, हर रविवार आपको लेकर चलता हूं महाभारत की प्रमाणिक घटनाओं के शोध पर, समझने के लिए उनका मूल दर्शन, विनष्ट करने को उन परजीवियों को जिन्होंने मूल गाथा में अपना घर बना लिया है और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे इस प्रयास से जुड़े आप में से कई लोगों ने मुझसे प्रमाण के विषय में अनेक प्रश्न किए। कईयों ने कौतूहलवश पूछा तो किसी ने आपत्ति जताई तो किसी ने चुनौती दी। पर यदि भाव को नजरअंदाज करें तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, किसे हम प्रमाण कहें और क्या प्रमाण है कि प्रमाण प्रमाणिक है। पटना से आलोक गुप्ता जी पूछते हैं कि वेद व्यास इससे गणेश जी द्वारा लिखी कोई पांडुलिपि उपलब्ध है भी, फिर कैसे सिद्ध करें कि यह संदर्भ प्रमाणिक है या कि काल्पनिक। इसी विषय पर अध्याय 8 में हमने चर्चा की श्रुति स्मृति परंपरा पर, उस व्यवस्था पर जिसने हजारों साल बाद भी हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे इतिहास को सहेज कर रखा है। हमने ये भी चर्चा की कि कैसे श्रुति स्मृति परंपरा में स्वतः दोष निवारण और सुरक्षा पद्धति निहित है, यानी कि बिल्ट इन सेल्फ करेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जिसके कारण वो कालजयी हो पाए हैं। यदि आपने उस अध्याय को नहीं सुना है तो मेरी सलाह है, रुके, अध्याय 8 को सुने और फिर इस भाग को सुने जिसे हम चर्चा करेंगे महाभारत के वेद व्यास से आज तक के प्रवास पर, द इवोल्यूशन ऑफ महाभारत ओवर एजेज फ्रॉम वेद व्यास टू कंटेम्पोररी। जब पिछले अध्याय में चर्चा श्रुति स्मृति यानी कि अलिखित परंपरा पर थी, आज की चर्चा अलिखित से लिखित की ओर प्रवास पर होगी। हमारे आज की चर्चा का उद्देश्य यह समझना होगा कि भ्रम और सत्य का प्रमाण क्या है। अभी से कुछ दशक पहले तक रामायण और महाभारत के स्रोत होते थे उन पर उपलब्ध विद्वानों द्वारा रचित महाग्रंथ या फिर परिवार परंपरा से प्राप्त अग्रजों द्वारा सुनाई गई कहानियां, जिनका फिर से प्रमाण होता था उन्हीं विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथ। पर पिछले कुछ दशकों में यह बदल सा गया है, और कदाचित इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण रहा है दूरदर्शन पर आने वाला श्री रामानंद सागर रचित रामायण और श्री B.R. चोपड़ा का महाभारत। एक सुनहरा अवसर था कि लोग उस कथा को न सिर्फ सुने वरन अपनी आंखों से देख पाए। जैन श्रृंखलाओं ने लाखों लोगों को हमारे प्राचीन महागाथा से जोड़ने का अद्भुत कार्य किया, वहीं एक प्राचीन परंपरा का प्रायः अंत भी हुआ। प्रायः घरों से बड़ों द्वारा बच्चों को कहानी सुनाने की परंपरा एक तरह से समाप्त हो गई। श्रृंखला में दिखलाए गए वर्णन सत्य के प्रमाण बन गए और आधुनिक धारावाहिक की कथाओं में व्यास जी की रचना मानो कहीं गुम हो गई। अनेक तो कदाचित भूल ही गए कि इन महागाथाओं के आदिवाचक थे महर्षि वेद व्यास।
पर वो लोग जो ये जानते हैं उनमें से भी ज्यादातर कदाचित ही इस ओर ध्यान देते हैं कि महर्षि व्यास और B.R. चोपड़ा के बीच एक लंबी श्रृंखला रही है महाभारत के संकलनकर्ताओं की, लेखकों की और श्रुति स्मृति परंपरा की। जैसा कि मैंने पहले की कई चर्चाओं में इंगित किया कि महाभारत आज से 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व की घटनाओं पर आधारित है। महर्षि व्यास जी ने इस कथा का पहला प्रारूप तैयार किया था। उसके बाद श्रुति स्मृति परंपरा से, गुरु परंपरा से, परिवार परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को धाती की तरह सौंपे जाते रहे और इस प्रकार इनका प्रचार और प्रसार अगले 3000 साल या उससे भी अधिक समय तक संसार के कोने कोने में होता रहा। न सिर्फ भारत वरण सुदूर देश जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इनके लेखन और संपादन का कार्य पिछले 1000 से 1500 वर्ष के बीच में हुआ है, यानी कि मूल घटना के 3000 साल या उससे भी अधिक समय के बाद। अगर उत्तर भारतीय संस्करण की बात करें तो इस संदर्भ में मील का पत्थर माना जाता है 17वीं सदी के संत श्री नीलकंठ चतुर्धर का संपादन और संकलन, जिसे हम नीलकंठ पत्री भी कहते हैं। श्री नीलकंठ की अति प्रसिद्ध संकलन आधारित थी देवबोध के नेपाली संस्करण और अर्जुन मिश्रा के बंगाली संस्करण पर, यानी ये स्वयं में भी प्रथम लिखित संस्करण नहीं था। श्री नीलकंठ का यह संस्करण तब और भी प्रसिद्ध हुआ जब इसको ही आधार बनाकर पहला अंग्रेजी भाषा का अनुवाद तैयार किया गया, या यूं कहा जाए कि पहले 2 अंग्रेजी अनुवाद इसी संस्करण को आधार लेकर किए गए हैं और अनुवाद की यह कथा स्वयं में भी काफी रोचक है। महाभारत के पहले अंग्रेजी अनुवाद का संकल्प लिया बंगाल के प्रताप चंद्र राय जी ने। उन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया, इस बड़े कार्य में लगने वाले लागत के लिए धन एकत्र किया, पर प्रताप चंद्र राय इस बात से भली भांति अवगत थे कि उनकी अंग्रेजी इतने बड़े महत्वाकांक्षी प्रयास के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः उन्होंने अनुवाद के लिए एक योग्य विद्वान की तलाश आरंभ की, जिसका अंत हुआ बाबू किसारी मोहन गांगुली पर जाकर। बाबू किसारी मोहन गांगुली, जिन्हें आज के विद्वान KMG के नाम से संबोधित करते हैं, अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने महाभारत के अंग्रेजी अनुवाद का बीड़ा सहस्र स्वीकार कर लिया। पर यह कोई छोटा प्रयास नहीं था। इस कार्य का श्री गणेश हुआ सन 1883 में और अंत 1896 में। पर दुर्भाग्यवश किसारी मोहन गांगुली जी को उनके इस भगीरथी प्रयास का वो श्रेय प्राप्त नहीं हुआ जितना कि उन्हें होना चाहिए था। कारण वो अनुवादित कृति में अनुवादकर्ता के नाम लिखने के पक्षधर नहीं थे और अनुवाद के ज्यादातर संस्करण पर प्रताप चंद्र राय जी ने अपना नाम बनाम संपादक नहीं अनुवादक की तरह दर्ज करा दिया। अतः अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस अनुवाद को ज्यादातर जगह PC रॉय का अनुवाद की तरह ही गिना जाता है, न कि किसारी मोहन गांगुली का अनुवाद। अभी हाल के वर्षों में जब इस रचना को इंटरनेट पर सभी के लिए सुलभ कराया गया, तब कहीं जाकर किसारी मोहन गांगुली जी को उनकी नाम और प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इस संस्करण को किसारी मोहन गांगुली जी का संस्करण या KMG का संस्करण कहा जाने लगा। अब यह एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, कंफ्यूजन। कुछ लोग ये भूल कर बैठते हैं कि महाभारत के 2 अलग अलग अनुवाद हैं, एक प्रताप चंद्र राय ने किया और दूसरा किसारी मोहन गांगुली ने किया। वास्तव में एक ही रचना है जिसका किसारी मोहन गांगुली ने अनुवाद किया और जिसके संपादन का कार्य प्रताप चंद्र राय ने किया। इन्हें 2 अलग अलग रचनाएं मानना हास्यप्रद होगा। अब चर्चा करते हैं अंग्रेजी भाषा के दूसरे अनुवाद की,
इसका श्रेय जाता है एक अन्य बंगाली विद्वान श्री मनमथनाथ दत्त को। उनके महाभारत के अंग्रेजी अनुवाद का समय है 1895 से लेकर 1905 तक। प्रकरण विद्वान मनमथनाथ दत्त ने न सिर्फ महाभारत का वरन रामायण और अनेक पुराणों का भी अंग्रेजी अनुवाद किया। हालांकि यदि आप मनमथनाथ जी के अंग्रेजी संस्करण को पढ़ें तो यह समझना कठिन नहीं होगा कि वो किशारी मोहन जी की रचना से न सिर्फ प्रभावित है अभी तो कई जगह उसकी प्रतिलिपि समान है। न सिर्फ अनुवाद एक जैसा है, शब्द भी एक ही उपयोग में लाए गए हैं और वाक्य की रचना भी अक्षरतः मिलती जुलती है। इतनी समानता सिर्फ तभी संभव है जब एक रचना दूसरी रचना की प्रतिलिपि हो। ऐसा लगता है कि मनमथनाथ दत्त ने बाबू किसारी मोहन गांगुली की अंग्रेजी में कुछ सुधार करने के उद्देश्य से उनकी रचना को उठाकर उनमें कहीं कहीं अपनी समझ से फेरबदल की है। जो एक मुख्य अंतर दिखता है वो यह है कि मनमथनाथ जी की रचना में श्लोक के अनुवाद के साथ श्लोक की संख्या का भी वर्णन किया गया है, जो कि किसारी मोहन जी के अनुवाद में नहीं है। पर दोनों को साथ साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें भिन्नता कम और एकमतता अधिक है। एक तरह से पीसी रॉय, किसारी मोहन गांगुली और मनमथनाथ गुप्ता के अनुवाद को एक दूसरे से भिन्न नहीं कहा जा सकता। हालांकि मनमथनाथ जी ने अनुवाद को आधिकारिक तौर से अलग से किया था। अब हमारी चर्चा पहुंचती है 20वीं सदी में, जब पुणे स्थित भंडारकर रिसर्च ओरिएंटल इंस्टीट्यूट यानी कि बोरी ने एक भगीरथीय प्रयास किया महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण यानी कि क्रिटिकल एडिशन पर कार्य करने का। महाभारत पर शोध करने के लिए समिति का गठन हुआ सन 1919 में और इसका कार्य पूर्ण हुआ सन 1966 में। समिति ने करीबन 1258 अलग अलग महाभारत के पांडुलिपियों का अध्ययन किया और उस पर आधारित होकर एक संशोधित और आलोचनात्मक संस्करण का संपादन किया, जिसे हम भंडारकर प्रति या बोरी क्रिटिकल एडिशन, बोरी सीई के नाम से जानते हैं। हालांकि मैंने 1258 संस्करण का जिक्र किया तो यह बताना आवश्यक होगा कि सभी संस्करण पूर्ण नहीं है। उनमें अनेक संस्करण में एकाध पर्व यानी चैप्टर ही उपलब्ध है, पर जहां भी संदर्भ उपलब्ध है वो महत्वपूर्ण है। इस संस्करण की रचना मूल संस्कृत भाषा में ही है। इसके संपादन में 40 वर्ष से अधिक का समय लगा और अनेक प्रतिलिपियों का अध्ययन हुआ, जिसके कारण इस संस्करण को महाभारत का सबसे प्रामाणिक संस्करण गिना जा सकता है। इसके पहले सर संपादक एडिटर इन चीफ थे प्रोफेसर विष्णु सुथंकर जी। और यद्यपि एक प्राचीन संस्करण नहीं है, इसका आधार सैकड़ों प्राचीन संस्करण है। सन 1966 में जब इस संस्करण का समापन हुआ तब इसका विमोचन किया भारत के राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। यहां पर मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बोरी की प्रामाणिकता पता लगाने का मापदंड क्या था। इसमें दो महत्वपूर्ण विषय आते हैं। पहला, क्रॉस रेफरेंस क्रॉस मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि एक घटना कितने अलग अलग पांडुलिपियों में उपलब्ध है। जैसे कि अगर कोई घटना का वर्णन उत्तर भारतीय संस्करण में है तो क्या उस घटना का वर्णन दक्षिण भारतीय संस्करण में भी है। अब मान लें कि घटना उन 1200 में से सिर्फ 5 पांडुलिपियों में है और अन्यों में नहीं है, तो ये समझना कठिन नहीं होगा कि वो घटना बाद में जोड़ी हुई घटना है। वहीं यदि एक घटना प्राय सभी संस्करण में उपलब्ध है तो यह समझना भी कठिन नहीं होगा कि वो एक प्रामाणिक घटना थी। दूसरा, क्रॉस रेफरेंस विद इन द एपिक, यानी कि अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई महत्वपूर्ण घटना पर हम चर्चा करते हैं तो उस घटना के विषय में आगे भी चलकर लोग बात करेंगे। जैसे कि पांडवों का जुआ में हारना, द्रौपदी का चीरहरण, इसका वर्णन बारंबार अलग अलग जगह पर आता है। पर यदि एक घटना बाद की जोड़ी और खोसी हुई हो तो उस घटना का दोबारा वर्णन मिलना मुश्किल होगा, जब तक कि आप पूरी ही महागाथा को बदल ना दें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो पहले मापदंड में वो गलती पकड़ दी जाएगी।
क्योंकि ऐसा जोड़, ऐसा योग तो किसी एक जगह पर ही हुआ होगा। तीसरा, चरित्र को समझना। यदि घटना एक संबंध व्यक्ति के चरित्र से मेल नहीं खाता तो आप मान सकते हैं कि वो घटना बाद में जोड़ी हुई है। यदि कोई घटना ऐसी घटती है जहां युधिष्ठिर को झूठा या षड्यंत्रकारी बताया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अवश्य ही बाद की जोड़ी हुई घटना है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा, बोरी क्रिटिकल एडिशन मूलतः संस्कृत भाषा में है। अब बोरी सी के अध्ययन के भगीरथी प्रयासों को जन जन तक पहुंचाना था। एक बार पुनः आरंभ हुआ अनुवाद का नवीन कार्य। बोरी सी के हिंदी भाषा के अनुवाद का कार्य आरंभ किया पद्म भूषण से सम्मानित श्रीपाद दामोदर सातवेलकर जी ने, और उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद इस कार्य को पूर्ण किया श्री श्रुतिशील शर्मा शास्त्री जी ने, और इसी महाग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया श्री विवेक देव रॉय ने। यदि एक बार पुनः गौर करें तो उत्तर भारतीय संस्करण का आज का मूल आधार है 17वीं सदी के संत श्री नीलकंठ चतुर्धरा का संपादन, जिस पर आधारित हैं बाबू किसारी मोहन गांगुली के अनुवाद, जिसे पीसी रॉय का अनुवाद भी कहते हैं, और मनमथ नाथ जी का अनुवाद, जो संभवतः किसारी मोहन जी के अनुवाद पर आधारित है। इसके अलावा इसी पर आधारित है गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हिंदी संस्कृत अनुवाद। हालांकि यह भी मूलतः नीलकंठ चतुर्धरा की टिप्पणी पर ही आधारित है। कई जगह पर यह बोरी सी के तर्कों को भी आधार पूर्वक गौर करता है, और इसी कारण इसे प्रमाणिक आधार की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। और इसके अलावा कई संक्षिप्त संस्करण भी मौजूद हैं जो महाभारत के संपूर्ण श्लोकों की पूर्ण व्याख्या को ध्यान में नहीं लेते, परंतु महाभारत कथा का एक प्रमाणिक संक्षेपण अवश्य प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि श्री राजगोपालाचारी जी का दक्षिणायत पर आधारित महाभारत। अभी तक हमने जितने भी संस्करण पर विचार किया, चर्चा की, सभी के सूत्रधार हैं वेद व्यास के शिष्य ऋषि वैशंपन्य। महर्षि व्यास जी के एक और भी शिष्य थे, ऋषि जैमिनी। उन्होंने भी महाभारत के सूत्रधार का कार्य किया था। कहा जाता है कि किसी त्रुटि के कारण वेद व्यास जी उनके कथन से असंतुष्ट होकर उन्हें इस कार्य से अलग कर दिया था। जो भी हो, आज जैमिनी द्वारा प्रकाशित महाभारत का एक ही पर्व उपलब्ध है, अश्वमेघ पर्व। यह पर्व कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद के काल का है और मूल कथा की अपेक्षा कम महत्व का है। जैमिनी महाभारत के किसी भी और पर्व की कोई भी प्रति आज उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग भूलवश, अज्ञानवश या भ्रम फैलाने के उद्देश्य से जैमिनी महाभारत का अन्य संदर्भ में भी उदाहरण देते हैं, जो कि गलत है। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले यह भी समझने की जरूरत है कि कौन कौन से संस्करणों को प्रमाणिक अथवा योग्य नहीं माना जा सकता। उनमें एक तो है जैमिनी महाभारत, जिसका उल्लेख अश्वमेघ पर्व के अलावा किसी भी संदर्भ के लिए नहीं किया जा सकता। और फिर है आज के सुप्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक के महाभारत पर आधारित उपन्यास। पटनायक के उपन्यास उनके अपने विचारों के प्रतिनिधि हैं और अनेक जगह पर महाभारत के मूल ग्रंथ से न सिर्फ मेल नहीं खाते, वरन उनका खंडन कर उनके विरोध में खड़े दिखते हैं। इन्हें पढ़कर आप कभी भी महाभारत के मूल कथा या उसे चिंतन तक पहुंच नहीं सकते। और ऐसी एक अन्य रचना है श्री अनंत नीलकंठ का महाभारत पर आधारित उपन्यास। यहां लेखक अपने ही शब्दों में खलनायक की ओर आकृष्ट हैं और उन्हें नायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ हैं स्टार प्लस पे दिखाए जाने वाले महाभारत पर आधारित अनेकों अनेक धारावाहिक। मैं सृजनात्मकता के विरुद्ध नहीं हूं, स्वयं कथाकार होने के कारण ऐसी रचनाओं का महत्व समझता हूं। यदि नवीन रचनाएं न हो, नवीन चर्चाएं न हो, तो इतिहास अथवा उपन्यास की तरह हमारी गाथाएं भी संदर्भहीन हो जाएंगी। नवीन रचनाएं हमारे महागाथा को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, पर उसका मतलब विघटन नहीं हो सकता। सृजनात्मक स्वतंत्रता का अर्थ गाथा के मूल चिंतन पर प्रहार नहीं हो सकता। जिन उपन्यासों और धारावाहिकों का मैंने वर्णन किया,
उन्होंने सृजनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर विघटन फैलाने का ही कार्य किया है और भर्त्सना के पात्र हैं। आज की कथा का मूल उद्देश्य था महाभारत के संस्करण पर चर्चा, ताकि हमारे अन्य अध्याय जहां महाभारत पर बात करेंगे स्पष्ट किया जा सके कि हमारी चर्चा का आधार कहां से है और क्यों है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर। आप जानते हैं 18 कैरेट सोने से बनी थी लक्ष्मण रेखा। कैसे समझने के लिए बने रहें महाभारत के खोज के इस महाअभियान के साथ। आप हमारे अध्याय को सुनते हैं, इसके लिए आपका आभार, पर आपसे अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है और अपेक्षा भी। आप अपने विचार हमारे साथ और अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। इस श्रृंखला के साथ और लोगों को जोड़ें, उन्हें भी हमारी संस्कृति का महत्व समझाएं, अपने विचार, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं। हमारा पता है vivek.vnc.in/m, M फॉर महाभारत। याद रखें, हर रविवार आप, मैं और महाभारत, मां भारती आपका कल्याण करें।